सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश राजपूत एडवोकेट। एक पार्टी को छोड़कर जो सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ अपने बोल चुकी हैं। देश की जनता भी कहती है, उसको भी शक है। जब देश की जनता को, दूसरी पार्टियों को देश की जब ईवीएम पर शक है कि इसमें जो वोट जाता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसको साबित करने के लिए हमारे सामने ये आज धरना हो रहा है। महमूद पराचा जी, भानु प्रताप जी, इन लोगों ने, ये हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की है ईवीएम के खिलाफ कि भाई जब देश की जनता ये चाहती है कि हमें ईवीएम से विश्वास हमारा हट चुका है, और हम इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ईवीएम में अगर घपला हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, तो उसको साबित करके दिखाओ। इसकी चुनौती को महमूद पराचा जी ने स्वीकार किया। इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि हमें 50 मशीनें दी जाएं। हम साबित करके दिखाएंगे इस देश को, बल्कि पूरे विश्व को, कि ईवीएम मशीन के द्वारा मैनिपुलेशन हो सकती है, और देश के, जैसे कि आप नागरिक हैं, हम नागरिक हैं, हम जब वोट करते हैं तो हमारे वोट की चोरी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इनको मना नहीं किया कि वोटिंग मशीन देने के लिए। जब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते थे तो दिल्ली पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, जिसके खिलाफ आज ये धरना दिया जा रहा है। यह बात सच है कि इलेक्शन की जो वोटिंग मशीन है वो एक चोर मशीन है, जिसके द्वारा जब एक नागरिक वोट देता है तो उसकी चोरी हो जाती है। और लोकतंत्र के अंदर जब आपका लोकतंत्र के अंदर जब आपका वोट की चोरी होने लग जाए तो ये लोकतंत्र नहीं बचा, ये लोकतंत्र का लूट करके उसको कब्जा कर लिया गया है। जैसे देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों का इस देश के ऊपर कब्जा था, उसी प्रकार आज आज़ाद देश के अंदर कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन वोटिंग मशीन के माध्यम से पूरे देश के लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया। तो फिर कैसे चुनाव कराया जाए? क्या मांग है आप लोग का कि किस तरह से चुनाव होगा? तो आप लोग को लगेगा कि ईमानदारी से चुनाव होगा? देखिए, जब तक हमारे मन में शक है, संशय है, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वे हमारे शक को दूर करें। देश की अन्य पार्टियों के, सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर, जो भी देश की रूलिंग पार्टी को छोड़कर जो भी पार्टियां हैं, वो लोग अगर इलेक्शन मशीन पर शक संदेह है तो उसको दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इसने इसका इन्वेंशन किया जिस देश ने, वो भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करता है। जितने विकसित देश हैं वो ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश तक ने अपने यहाँ से ईवीएम को बैन कर दिया। तो भारत तो एक बहुत ही बड़ा देश है, और कहते हैं ये लोकतंत्र की माँ है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। यहाँ पर अगर अब लोकतंत्र में लोगों को विश्वास खत्म हो रहा है, तो इस विश्वास को दोबारा जमाने के लिए आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए, आप ईवीएम से कराइए। तो ईवीएम से जो पेपर निकलता है इसका, ईवीएम से उसका यूज़ करना चाहिए। सर, ईवीएम आज तो नहीं आया, पहले भी ईवीएम से ही चुनाव होता था, तो पहले फिर इतना सवाल, इतना आंदोलन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। नहीं, आंदोलन होते थे पहले भी, लेकिन पहले आप जैसे मीडिया नहीं थे ना भाई साहब। आज आप लोग इस चीज़ को दिखाने लगे हो। आप आज देखिए, आज हमारा आंदोलन है, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है यहाँ पर। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा तो पहले भी दिखा रहा होता, पहले भी बहुत आंदोलन हुए आज। लेकिन आप जैसे मीडिया, सच्चा मीडिया जो है, यूट्यूब पर जो है सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, आज आप लोगों की, जनता की आवाज़ को उठाते हो। जो आज हिंदुस्तान की अधिक से अधिक आबादी चाहती है, उसकी आवाज़ आप बन रहे हो। इसलिए आज ये आवाज़ आपके द्वारा लोगों तक जा रही है। क्या लगता है 24 चुनाव जो है बैलेट पेपर पे होगा? बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर ईवीएम से होगा तो फिर वो चोरी होगी, लोगों के मन में संदेह है। इसका विरोध हम कर रहे हैं, और ये विरोध तेजी से और आगे बढ़ेगा। देखिए, हम लोग वकील हैं, हम देश की आज़ादी के लिए वकीलों ने बहुत लड़ाई लड़ी। आज जब देश को कब्जा होते हुए देखते हैं तो वकीलों का मन में होता है कि भाई ये गलत हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, हमारे यहाँ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हम लोग रोज धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई इसको सुनवाई नहीं हो रही। ना दिल्ली सरकार करती है, ना भारत सरकार करती है। हालांकि आज मुद्दा कुछ और है, लेकिन मैं इसके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ, जब तक ईवीएम से इनको ये विश्वास है कि कैसा भी इलेक्शन हो हम जीत जाएंगे, जब ये जनता का वास्तविक वोट से जीतने लगेंगे तो वकीलों के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि आज वोट से हम जीत पाएंगे।
क्योंकि आज ये समझते हैं कि दादागिरी कर लो, ईवीएम से हम अपने मैनिपुलेशन करके हम जीत जाएंगे। इसलिए जनता के से संबंधित जितने भी बिल हैं, विधेयक हैं, उनके खिलाफ ये काम करते हैं। सर ऐसा भी तो नहीं है कि हर जगह भाजपा ही की सरकार बन रहा है, कई जगह अन्य पार्टी का भी सरकार बनता है, तो फिर ईवीएम वहाँ पर भी तो खराब होना चाहिए, वहाँ पर भी ईवीएम हैक होना चाहिए ना। ऐसे में तो आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पे भी ईवीएम गड़बड़। बात कांग्रेस की नहीं है, बात बीजेपी की बात है कि किसी को थैली दिखाकर थैला लूट लेना। अगर आपको बड़ी चोरी करनी है तो छोटी छोटी तो छुपानी पड़ेगी ना। आपका विश्वास कैसे जीता जाएगा? आपका विश्वास जीतने के लिए छोटी चोरी नहीं करनी है, डाका डालना है। तो छोटी चोरी को जो दिखाकर कि भैया ईमानदारी है, इस वजह से छोटे मोटे प्रदेशों में आपको जितवा देते हैं, ताकि आज जो इनकी नीयत है तो देश पर कब्जा करने के 24 के इलेक्शन को देखते हुए ईवीएम से इलेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। मोदी जी को तमाम लोग ईमानदार नेता मानते हैं, बोलते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में बने ही नहीं, उसके ऊपर भी आज लोग संदेह कर रहे हैं। लोग संदेह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मोदी जी बड़े नेता हैं, मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अपने हिसाब से जो अच्छा करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग यहाँ बैठे हैं ये भी अच्छा करना चाहते हैं। इनको दिख रहा है, इनको शक है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप बैलेट पेपर से चुनाव जीत कर आओ, ताकि ये जो लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी विश्वास हो कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप एक लोकतंत्र के माध्यम से आए हुए लोकतंत्र के नेता हो, लोकतांत्रिक नेता हो। आज आप राजतंत्र की तरह काम कर रहे हो। आज आपके जितने भी विधेयक हैं वो पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट जगत के फेवर के हैं। आज आप देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एक आईएएस ही बन सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी भी भारत सरकार में मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी को आज बैक डोर से एंट्री कर रहे हो। आप देखिए अगर जियो का कोई, जियो मतलब रिलायंस का, कोई रिलायंस का कोई पदाधिकारी है, कोई मैनेजर है, जो वहाँ का नुमाइंदा, कोई कर्मचारी है, अगर उसको आप कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दोगे तो क्या वो भारत सरकार के लिए काम करेगा? क्या BSNL उससे तरक्की करेगा या MTNL तरक्की करेगा? वो तो सिर्फ उसके दिमाग में जियो ही जियो रहेगा, रिलायंस रहेगा, तो वो उसी के लिए काम करेगा, भारत सरकार की चोरी करवाएगा। सर ईमानदारी से बताइएगा, मोदी जी के 10 साल कैसा? और यहाँ पे अम्बेडकर समाज पार्टी के 10 साल जो है एक्चुअली शोर शराबे में निकले, धरने प्रदर्शन में निकले, विरोध प्रदर्शन में निकले। लोगों ने रोड पर 750 से ज्यादा किसानों ने जान दी है। लेकिन मोदी जी का जो मीडिया है वो लोगों की, जनता की दर्द को दिखाना नहीं चाहता। आप देखिए कोरोना पीरियड में 2 साल निकल गए, उसके बाद जनता का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद औरत को लेके 1 रैंक 1 पेंशन को लेके सैनिक करने पर बैठे। ये देश पूरा हाहाकार चीत्कार कर रहा है, लेकिन जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, उसके कानों पर जो नहीं रेंगती, उसे देश के जो 87 करोड़ लोग जिनको ये कहते हैं कि हम रोज खाना देते हैं, ये तो इनका अपना आंकड़ा है कि इतने लोग सिर्फ रोजमर्रा के रोटी पर पल रहे हैं। जिसको सरकार अगर रोटी देगी, उनको दाल रोटी देगी, चावल देगी, तब वो खाना खाएंगे। सपोज करो 1 महीने इन्होंने नहीं दिया तो उस महीने 87 करोड़ लोगों का क्या होगा? वो लोग भूखे सोने पर मजबूर हो जाएंगे। ये पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक कॉर्पोरेट जगत का भारत और एक वास्तविक भारत, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो आज सिर्फ 4 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के लिए मर गए। सर फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से एक भी ऐसा काम बताइए जो देश हित में होगा। मोदी जी का मोदी भक्त नहीं है, मैं देशभक्त। हालांकि मोदी जी अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एक काम मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो 377 उन्होंने हटाई है, जिससे कि हम वकील थे, कोई भी एक्ट जब पढ़ते थे तो वो एक्ट जब लागू होता था उसमें लिखा होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में भी उसकी इम्प्लीमेंट है। ये मुझे थोड़ा काम अच्छा लगता है उनका। बाकी जो ये धार्मिक राजनीति करते हैं ये मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, लेकिन धर्म मेरा अपना निजी मामला है।
हालांकि निर्वाचन आयोग जब आप भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो चुनाव आयोग के लिए मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आप उसमें लिख के दोगे कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करूँगा, धर्म का यूज़ नहीं करूँगा। उसमें लिखना पड़ता है आपको जब आपकी राजनीतिक पार्टी बनती है। आज देखिए, जैसे ही राजनीतिक पार्टी बनने के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, टोटल धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। धर्म को दिखाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि बाकी जो पार्टी हैं वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। भाई, किसी भी लोकतंत्र में जहाँ बहुतायत जो संख्या होती है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है, ना कि अल्पसंख्यक को। अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर मुस्लिम्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी तो 14 से 17% लोगों को इम्प्रेस करेगी, और बाकी 88% 85% को मतलब क्यों वो करेगी वो अपने खिलाफ। तो जो लोग ज़्यादा आबादी को इम्प्रेस करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। उस तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी कोई नहीं करता। जिस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में लोग पहुँचे हैं, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा, ईवीएम हट जाएगा? देखिए, आज की डेट में हम रोज़ कोर्ट में देखते हैं कि एक बड़ा भाई छोटे भाई का या छोटा भाई माँ बाप के समर्थन से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। सगे भाई से प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ाने में 10 साल लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी लग जाती है बेचारे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। तो ये तो पूरे देश की सत्ता है और ईवीएम के माध्यम से मिली हुई सत्ता है। ईवीएम के इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए पूरे देश के एक एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा।